दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और उसे सुनने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज की कहानी है आ भिजा अनुपमा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। अनुपमा भीड़ के बीच खड़ी अपना टिकट कंफर्म करवाने के लिए टीटी का इंतज़ार कर रही थी। इतनी सारी भीड़ कंट्रोल करते करते और उन्हें निपटाते निपटाते टीटी ने अनुपमा का टिकट देखकर कहा, आप S2 कोच में 12 नंबर सीट पर बैठ जाइए। मैं वहीं आऊँगा आपका टिकट चेक करने के लिए। 5 दिन हो गए उसे घर छोड़े हुए। छाया दी से मिलने का बहुत मन कर रहा था। उसका मन बुरी तरह से छटपटा रहा था। बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री से 1 हफ्ते की छुट्टी मिल पाई थी। अब वापसी में ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के पंख लग जाएं और वह जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। अपने दोनों बेटों से मिलने के लिए वह पूरी तरह से व्याकुल हो रही थी। उसका मन और साहिल से मिलने का क्या सोचकर धीरे से मुस्कुरा उठी थी वह। यह ट्रेन उसे साहिल तक ही तो ले जा रही है। कितना बेचैन होगा साहिल उसके बिना। एक एक पल भारी होगा उस पर। लेकिन 5 युगों की तरह ही बीते होंगे उसके 5 दिन। उसकी ज़ुबान नहीं बल्कि उसकी गहरी गहरी बोलती हुई आंखें कहेंगी, वह है ही ऐसा। अनुपमा अतीत में विचरण करने लगी। परसों दीदी के पास कटनी जा रही हूँ। 4-5 दिन में आ जाऊँगी। दोनों बच्चों को देख लेना साहिल, उनका ध्यान रखना। ठीक है, पर आप जल्दी आ जाना। फिर थोड़ा रुक कर साहिल बोला, और अगर यदि ज़रूरी ना हो तो? ज़रूरी है तभी तो जा रही हूँ दीदी के पास। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं, तुमसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, पर बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है और वो भी एक साथ 1 हफ्ते के लिए, तो जाना तो पड़ेगा ही। फिर अगले माह बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स भी हैं और अगले हफ्ते होली भी है। सोचा अभी वक्त है दीदी से मिलाऊं। तो एग्ज़ाम्स के बाद चली जाना, 2 महीनों के बाद। साहिल, हर चीज़ का अपना समय होता है, थोड़ा तो समझो। मेरी दीदी बहुत चाहती हैं मुझे, जानते हो ना तुम तो। मेरी नस नस से वाकिफ़ है वो। मेरी तहस नहस ज़िंदगी का बुरा असर पड़ा है उन पर। वह टूट गई हैं भीतर से। मुझे देख लेंगी, 2-4 दिन साथ रह लेंगी तो शांति हो जाएगी उन्हें। तो उन्हें यहीं बुला लीजिए। हाँ, जाऊंगी तभी तो साथ ले आऊँगी ना। एक बार तो जाने दो मुझे। मेरे जाने का मकसद तुम ही तो हो। दीदी को बताने तो दो कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, तुम हो मेरे साथ। इतने में जयेश और विशाल आ गए, अपनी तूफानी चाल से कमरे में भागते हुए। अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने की दोनों में होड़ लगी थी। अनुपमा ने दोनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी। टेस्ट में दोनों फर्स्ट आए थे। दोनों को गले लगा लिया अनुपमा ने और ढेर सारा आशीर्वाद दिया, पर उसकी आंखें नम थीं। कितने अभागे हैं निरंजन। बच्चों की कामयाबी का यह गौरव उन्हें मिलता, पर दोनों बच्चों ने अपने कार्ड उठाए। वापस जाने को पीछे मुड़ने इसके पहले ही दोनों साहिल के पैरों पर झुक गए। और आपका आशीर्वाद? वह तो सदा तुम दोनों के साथ है, कहते हुए साहिल ने दोनों को गले लगाकर सीने से लगा लिया और कहा, तुम दोनों को इंजीनियर बनना है, याद है ना? हाँ अंकल, अच्छे से याद है, पर शाम की आइसक्रीम पक्की हो तो? शाम की आइसक्रीम भी पक्की है और कल की एग्जीबिशन भी। वहाँ झूला झूलेंगे, खिलौना खरीदेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे और जितने भी गेम्स हैं वे सब खेलेंगे हम तीनों। हम तीनों मीन्स? विशाल उनसे पूछने लगा। मीन्स मैं, तुम और जयेश। और मम्मी? वह तो बेटे कल तुम्हारी छाया मौसी के पास कटनी जा रही है, 4-5 दिनों में लौट आएंगी। मैं हूँ ना तब तक तुम्हारे साथ। हम तीनों धूम मचाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और मम्मी को बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, ठीक? दोनों बच्चे खुश होकर बाहर चले गए। अनुपमा आश्चर्यचकित थी, पहले बच्चों के उस व्यवहार पर जो उन्होंने साहिल से आशीर्वाद पाने के लिए किया, फिर साहिल के उस व्यवहार पर जो उसने बच्चों के संग दोहराया। साहिल की गहराई को अब तक महसूस किया था, आज उसकी ऊंचाई भी देख चुकी है वह। किस मिट्टी का बना है साहिल? चुप रहकर सहना, हंसकर खुद के दुख दर्द को छुपा लेना, कहाँ से आती है इतनी ताकत उसमें? अनुपमा शर्मिंदा हो उठी। नहीं साहिल, तुम्हें इस तरह अकेला करके नहीं जा सकती मैं। 1 हफ्ता हम घर पर ही रहेंगे, माफ़ कर दो मुझे।
तुम्हारा मन दुखाकर मुझे कोई भी खुशी नहीं चाहिए। मैं बाद में कभी हो आऊँगी। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मुझसे पहले तो आप पर आपके परिवार का हक है, फिर रोकने का हक भी तो नहीं है मुझे। आपकी अपनी जिम्मेदारियां हैं जो मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिर छाया जी को यहाँ बुलाना भी तो है। एकाएक झटके से ट्रेन रुक गई। आसपास फिर वही शोर, पैसेंजरों का उतरना चढ़ना, सबकी रेल पे लगातार जारी थी। अनुपमा पर सीधी धूप आ रही थी। हल्की सी भूख भी उसे महसूस होने लगी थी। एक कप कॉफ़ी खरीदकर वह एक साथ सिप लेने लगी। सामने की सीट पर बैठे 3-4 पुलिस अफसर यूँ तो अपनी बातों में मशगूल लग रहे थे, लेकिन हर एक की नज़रें उसे अपने खुद पर, अपने शरीर पर चुभती हुई महसूस हो रही थी। साहिल और अनुपमा का परिचय भी एक संयोग ही था। कभी कभी किसी डूबते को तिनका बनकर कोई सहारा मिल जाता है और अपने हिस्से का मजबूत किनारा तेज बहाव में कहीं खो जाता है। यही हुआ था अनुपमा के साथ भी। अपने बेमेल विवाह की त्रासदी ढोते ढोते थक गई थी वह। पूरे 11 सालों का यातनापूर्ण जीवन जिया था उसने। जिंदगी बोझ बनने लगी थी, पर हारी नहीं थी वह। आत्महत्या कायरता की निशानी थी, तो उसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उसने वक्त के सामने घुटने टेकना तो सीखा ही नहीं था। एक मजबूत औरत जो है वह। मगर इन 11 सालों में पति रूपी दीमक ने उसके वजूद को ही चाटना शुरू कर दिया था। तानाशाह, गैर जिम्मेदार और क्रूर पति का साथ उसकी सांसें रोकने लगा था। प्रेम विवाह किया था अनुपमा ने, लेकिन प्रेम एक धोखा और विवाह एक फांसी साबित हुआ था आगे जाकर। पति को पूजा था बरसों उसने, उसकी एक एक भावना की कद्र की थी। उसे अपने पलकों पर बिठाया, उसे क्लास 1 अफसर की सीट तक पहुंचाने में भावनात्मक संबल तक दिया था उसने। यह प्रेम की पराकाष्ठा ही तो थी कि अनुपमा ने अपनी शिक्षा, अपनी प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं को परे हटाकर सिर्फ पति के वजूद को ही सराहा था। सांसें निरंजन की चलती, पर उन सांसों से जिंदा अनुपमा रहती थी। वह खुश होता तो दुनिया भर की दौलत अनुपमा को मिल जाती। पुरुष प्रधान समाज का दुर्भाग्य ही कहा जाए कि प्राय हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई महिला ज़रूर होती है, लेकिन सफल होते ही वही पुरुष किसी और मरीचिका के पीछे भागने लगता है। प्रेम विवाह करने वाला प्रेम की नई परिभाषाएं तलाशने लगता है। एक के बाद एक दूसरे की तलाश में भटकने लगता है। पद के साथ प्रतिष्ठा भी जुड़ी होती है, यह शायद भूल गया था निरंजन। यहाँ तो पद के साथ साथ शराब, अय्याशी और ज्यादतियाँ आकर जुड़ी थी। प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर निरंजन एक तानाशाह इंसान बनने लगा था। अनुपमा का जीवन नरक से भी बदतर हो गया था। पति पत्नी के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी थी। अनुपमा की सारी कोशिशें पूरी तरह से बेकार हो गई। उसका स्वाभिमान उसे अब उकसाने लगा। दोनों बेटों की परवरिश, उनका भविष्य और ममता से भारी न था ये नर्क का जीवन। नतीजा यह हुआ कि शहर छूटा, कड़वा अतीत छूटा और नर्क सा घर भी आखिर छूट ही गया। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर होने लगी। नई धरती, नए आसमान, नई बुलंदियों ने दिल से स्वागत किया था उसका। फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा काम आ गया था उसे। एक एक्सपोर्ट गारमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की नौकरी मिल गई थी उसे। दोनों बच्चों की परवरिश और चैन से जीने के लिए पर्याप्त था इतना सब कुछ। जिंदगी आखिर एक ढर्रे पर आ ही गई थी। मारने से मन कहीं मारता है क्या? अनुपमा का भी नहीं मरा था। बेचैन अनुपमा रात भर बिल्कुल भी न सो पाती। नैतिकता की लड़ाई में जीतकर भी औरत के रूप में हार गई थी वह। लेकिन जीवन तो कार्य क्षेत्र है, जहाँ दिल नहीं दिमाग का राज चलता है। अनुपमा फिर अपनी दिनचर्या से जूझने को कमर कसकर खड़ी हो जाती। चेहरे पर झूठा मुखौटा लगाकर दुनियादारी को फिर से उस भीड़ में शामिल हो जाती। लेकिन पति से अलग होकर जीने वाली अकेली औरत को तो कांटों भरा ताज पहनना ही पड़ता है। यह समाज इस कांटों का ताज पहनाना उसे अपना धर्म समझता है। अपने अस्तित्व, स्वाभिमान और आत्मविश्वास की रक्षा करना यदि किसी नारी का गुनाह है
तो बेशक समाज की दोषी थी वह। जयेश अब चौथी कक्षा में और विशाल दूसरी कक्षा में पढ़ रहा था। उस दिन पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में जाना था अनुपमा को, लेकिन काम आधे में छोड़कर कैसे जाती। जाहिर है छुट्टी लेनी पड़ती। साहिल दूसरे डिपार्टमेंट में उसी पद पर था। अनुपमा ने जाकर उसे अपनी सारी स्थिति बताई और न आने का कारण बताकर अपना डिपार्टमेंट संभालने की उससे रिक्वेस्ट भी की थी। साहिल ने अनुपमा को आश्वासन दिया और अनुपमा निश्चिंत होकर मीटिंग में चली गई और फिर स्कूल में अपने रिपोर्ट्स लेकर आ गई थी बच्चों की। पिछले 3 साल से साहिल इसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र था। अंतर्मुखी और बेहद गंभीर किस्म का व्यक्तित्व था उसका। सबसे अलग था, अपने आप में सिमटा हुआ। दूसरे दिन अनुपमा सबसे पहले साहिल से मिली। पिछले दिन की काम की रिपोर्ट जो लेनी थी और उसे धन्यवाद भी देना था। पता चला साहिल आया ज़रूर है, लेकिन कल से वायरल फीवर है उसे। तो आप न आते ना कल, जब इतनी आपकी ज़्यादा तबीयत खराब थी तो एप्लीकेशन भिजवा देते, अनुपमा ने उससे कहा। तो आपकी दी हुई जिम्मेदारी का क्या होता? अरे जान से बढ़कर थी क्या जिम्मेदारी? हाँ, शायद मेरे लिए थी। जाने कैसे रौ में साहिल के मुंह से निकल गया। फिर मुस्कुरा कर बात बदलते हुए बोला, आप सुनाइए, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या हुआ? फिर साहिल खुद ही जयेश और विशाल की तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। आश्चर्यचकित थी अनुपमा। साहिल को यह सब कैसे पता? हैरान मत होइए, क्योंकि जब माँ अड़ियल होती है तो बच्चे ज़हीन होते ही हैं। और फिर वह बीते दिन की रिपोर्ट देने लगा। थोड़ी देर बाद अनुपमा अपने डिपार्टमेंट में चली गई। सारे दिन उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होती रही थी। साहिल का अप्रत्याशित व्यवहार उसे आंदोलित किए हुए था। 30-32 साल की उम्र होगी साहिल की, लेकिन इस उम्र का सहज सामान्य व्यक्तित्व बिल्कुल नहीं था उसका। जो गंभीरता और सौम्यता 36-37 वर्ष में अनुपमा को खुद में महसूस होती, वही कुछ साहिल को देखकर उसे महसूस होता था। उसे न जाने क्यों वह किसी भीतरी मंथन में उलझा हुआ सा लगता। वह किसी और के व्यक्तिगत जिंदगी में न दखल देना पसंद करती और न ही इसकी उसमें रुचि थी। पर साहिल की आज की बातों ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। रात बड़ी देर तक वह बेचैन रही। साहिल सर के शब्द कानों में गूंजते रहे लगातार। सच तो यह है कि अनुपमा सिर्फ शब्दों पर ही विश्वास नहीं करती, क्योंकि शब्द जाल तो किसी अर्थ विशेष से जुड़े होते हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से लगातार भागती चली जा रही थी। अनुपमा सोच रही थी, मेरे जैसा इंसान जिसने खुद को समेटते समेटते अब किसी से 1 इंच भी फासले के लायक न रखा, वह किसी भावनात्मक संबंध के लिए सोचेगा तो सबसे बड़ी सजा देगा खुद को। मेरी ज़िंदगी तो खुला पन्ना है, जिसके हाशिए, कौमा, मात्राएं सब कुछ उजागर हैं। बस नहीं है तो पूर्ण विराम, और भला होता भी कैसे? जब जिंदगी खुद ही कटा पटा वाक़ा हो तो पूर्ण विराम के लिए जगह कहाँ होगी? आज अचानक साहिल सर की गहरी आंखों ने दर्द की हदों को हौले से छू दिया था, तो भर कर साले छाले फूट गए। मजाक करने के लिए किस्मत हर बार मुझी को क्यों चुनती है भला? सोचते सोचते करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी थी अनुपमा। दूसरे दिन सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी, तब अचानक से कॉल बेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो साहिल सर खड़े थे। अरे साहिल सर, आप भीतर आइए ना। बीमार परेशान साहिल ने कहा, माफ़ कीजिए अनुपमा जी, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। मैं 3-4 दिन फैक्ट्री पर नहीं आ सकूँगा। यह एप्लीकेशन ऑफिस पहुँचा दीजिएगा प्लीज़। हाँ हाँ ठीक है, पहुँचा दूँगी। आप अंदर तो आइए सर। नहीं, बस ठीक है। शायद चक्कर आ रहे थे साहिल को। लड़खड़ाते हुए दीवार से सिर टकराते टकराते बचा उनका। अनुपमा ने उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया और जल्दी से चाय बिस्कुट ट्रे में रख कर ले आई। डॉक्टर को दिखाया सर आपने? नहीं, ठीक हो जाऊंगा 1 दिन में। बिना दवा के कोई चमत्कार हो जाएगा क्या? चमत्कार तो हो जाएगा, शायद दवा के बिना ही हो। आपकी फैमिली को भी तो चिंता होगी ना आपकी। माँ और भाई दोनों गांव में ही हैं। भाई वहीं पास के मेडिकल कॉलेज में है, और यहाँ कोई नहीं है आपका? आपकी फैमिली यानी वाइफ और बच्चे? जब कोई है ही नहीं तो रहेगा कौन?
साहिल का अकेलापन उसकी आवाज़ पर भारी हो रहा था। यहाँ आप कहाँ रहते हैं सर? यहीं, आपके मकान की पिछली लाइन में। और मुझे पता ही नहीं अब तक। हाँ, आप बिज़ी जो रहती हैं सारा दिन फैक्ट्री और बच्चों के साथ। बुरी तरह से आश्चर्यचकित थी अनुपमा। साहिल उसके रोज़मर्रा के कामों की पूरी जानकारी रखता था। चाय पीकर साहिल जाने के लिए खड़ा हुआ। दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था कि वापस पलटकर बोला, एक रिक्वेस्ट है आपसे। कहिए। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मुझे आप सर मत कहिए, केवल नाम पुकारिए। एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे, इतने सालों की आदत बन गई है सर। अचानक कभी कुछ नहीं होता, बस धीरे धीरे ही तो सब कुछ बदलता है। जवाब सुने बिना ही वह वापस लौट गया। हाथ में ट्रे पकड़े अनुपमा खड़ी की खड़ी रह गई। साहिल की पहेलियाँ उसकी समझ से परे थी। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए। साहिल का कोई पता कोई खबरचार नहीं थी। छुट्टियां ख़त्म हुए भी 2 दिन बीत चुके थे। मैनेजर ने अनुपमा को बुलाकर साहिल की तबीयत पता करने की जिम्मेदारी सौंपी। घर आने से पहले उसने पीछे की रो में जाकर साहिल का घर ढूंढने की कोशिश की तो उसे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बहुत देर तक बेल बजाती रही, लेकिन दरवाज़ा फिर भी किसी ने नहीं खोला। किसी आशंका से वह काँप उठी थी। दरवाजे को एक हल्का सा धक्का दिया तो वह खुल गया। अनुपमा भीतर गई तो सारे घर में अंधेरा ही अंधेरा था। फिर उसने हाथ से स्विच को टटोलना शुरू किया और वहां तक पहुंच गई। लाइट ऑन की। रोशनी हुई तो भीतर के कमरे में बेसुध साहिल को पड़े हुए देखा। 3-4 आवाज़ें दी उसने, पर जवाब नदारद था। साहिल को होश होता तब तो जवाब मिलता। उल्टे पैर दरवाज़ा भेड़कर अनुपमा अपने घर आ गई। साहिल का पता बताकर जयेश को साहिल के पास भेज दिया बैठने के लिए और खाना बनाने जुट गई। खिचड़ी और टमाटर का सूप टिफ़िन में डालकर छोटे बेटे विशाल को साथ लेकर वह साहिल के यहाँ जा पहुँची। इंसानियत के नाते तो फ़र्ज़ था अनुपमा का। आम सामाजिक संबंध ऐसे ही निभाए जाते हैं। घर पहुंचकर देखा, शाम को जो घर अंधेरे में डूबा वीरान था, अब वह जयेश और साहिल की आवाज़ से गुलजार था। अनुपमा को देखते ही जयेश उत्साहित होकर बोला, मम्मी, अंकल को तो बहुत तेज़ फीवर था। फ्रिज से आइस निकाल कर मैंने ठंडी पट्टियाँ सिर पर रखी थी, तब कहीं जाकर फीवर डाउन हुआ है। प्रशंसा भरी नज़रों से उसे देखकर वह बोली, मुझे पता था बेटा कि तुम्हारे यहाँ आने से अंकल को अच्छा लगेगा, तभी तो तुम्हें यहाँ बिठा कर रखा है। और अब मैं डॉक्टर बनकर अंकल को दवा देता हूँ। विशाल कहाँ पीछे रहने वाला था। मम्मी के बैग से क्रोसिन और कॉम्बीफ्लेन की स्ट्रिप निकालकर वह पहले ही बाहर गोली निकाल चुका था। चलिए अंकल, खाना खाइए, फिर मैं आपको दवा खिलाऊंगा। विशाल का आग्रह वह नहीं टाल सका था। आज पहली बार उसे अपना घर महसूस हो रहा था। सच तो यह था कि आज पहली बार उसे भूख लगी थी शायद। काश हर हफ्ते वह यूं ही बीमार होता रहे। घर ही नहीं, उसे अपने भीतर भी कुछ भरा भरा सा महसूस हो रहा था। खाना खाते खाते अनुपमा ने उससे नज़रें मिली तो आंखों में छुपी कृतज्ञता को पहचान लिया था अनुपमा ने। इन्हीं आंखों ने तो बहुत बेचैन किया था उसे। अनुपमा की आंखों में क्या था साहिल न पढ़ सका। शायद पत्थर की भावनाएं उजागर नहीं होती। साहिल धीरे धीरे ठीक होने लगा था। जयेश और विशाल का साथ और अनुपमा की देखभाल से यह संभव हो सका था और वह बिल्कुल ठीक हो गया था। उसकी भीतरी दुनिया भी व्यवस्थित हो चली थी। अंतर्मुखी और गंभीर साहिल अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा था। जयेश और विशाल ने भी अब तक माँ की सुरक्षा और छांव ही जानी थी केवल। पापा के अस्तित्व को तो जाना ही नहीं था उन्होंने। साहिल ने उस रिश्ते से न सही लेकिन किसी बेनाम रिश्ते से जोड़ दिया था उनसे खुद को। और अनुपमा एक अनजान सी दीवार थी अब भी उन दोनों के बीच में। फैक्ट्री में भी वही औपचारिकताएं थीं। घर में जयेश और विशाल ही साहिल के इर्द गिर्द घूमते रहते थे। अनुपमा चुप रहकर भी सामान्य थी, लेकिन साहिल को न जाने क्यों अपने करीब महसूस करती थी वह। दिनों दिन घर का सूनापन अब भरने लगा था। अनुपमा ने इस बदलाव पर छाया दी को पत्र लिखा। तुरंत उनका जवाब आया, शायद कुदरत अपनी गलती पर पछता रही हो अनुपमा, जो होगा अच्छा ही होगा।
साहिल के रूप में उसे अपना एक हमदर्द मिला तो जीवन जीना जैसे सहज होने लगा। फिर भी हर वक्त एक आशंका और एक डर छाया रहता था। सब कुछ वक्त के हवाले करके आंखें मूंद ली थी अनुपमा ने। आंटी, आपका पर्स नीचे गिरा है बहुत देर से। आवाज़ से स्मृतियों की यात्रा से पड़ाव आ गया और सामने की सीट पर बैठी एक युवती अनुपमा को जगा रही थी। उसे लगा अनुपमा सो रही है शायद। अनुपमा ने पर्स उठाया और उसे थैंक यू बोला। कितनी अजीब होती है सफ़र की स्थितियाँ। या तो हम अतीत में होते हैं या फिर भविष्य में। गाड़ी के पहिए आगे बढ़ते और यादें पीछे लौटती हैं। पीछे छूटे लोगों की गंध और चेहरे साथ चलते महसूस होते हैं। चलते वक्त छायादी की आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। फिर किसी तरह स्वयं को संयत करके बोली थी, आज पहली बार लग रहा है अनुपमा कि मैं अपनी बहन नहीं बेटी को विदा कर रही हूँ। अब जब आएगी तो अपने परिवार के संग आएगी। तेरा सुख देखने को आंखें तरस गई है अनुपमा। ऐसा लग रहा है जैसे साहिल तो फरिश्ता बनकर आया है मेरे लिए, वरना निरंजन ने तो। छोड़ो ना छाया दी, मत याद करो ये सब, मत दिल दिखाओ। अनुपमा रो उठी। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर बहुत देर तक ऐसे ही रोती रहीं। छाया दी, आप एक बार आकर साहिल से मिलो तो। अब कुछ पाकर भी तो कुछ खो लेने का डर बराबर मन में समा रहता है। अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं रहा अब। पगली, जिंदगी में सच्ची चाहत सबको नसीब नहीं होती। चाहत की चाहने वालों की कद्र करनी चाहिए। उम्र के फासले को भूल जा, क्योंकि प्यार उम्र को नहीं दिल को जानता है। सच के सामने सिर झुका दे मेरी बहन। जयेश और विशाल के लिए भी साहिल से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। साहिल को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाना था उस दिन। अनुपमा फैक्ट्री से सीधी साहिल के घर चली आई। आज फिर घर में अंधेरा था। भीतर वाले कमरे में साहिल सोफे पर लेटे हुए थे। टेप रिकॉर्डर ऑन था। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिन बंजारे। अंधेर में गूंजता अकेलापन अनुपमा की बर्दाश्त से बाहर था। लाइट ऑन की तो साहिल की पलकों की कोरें गीली थी। अनुपमा को देखा तो उठकर बैठ गया। यह गाना क्यों सुन रहे हो? हमेशा यही तो सुनता रहता हूँ। जो चीज़ रुलाए उसे दूर कर देना चाहिए, ना कि उसे गले लगाकर और रोना चाहिए। लेकिन जो चीज़ आंसू के साथ शांति भी दे, उसके लिए क्या है करे कोई। क्या मतलब? अच्छा छोड़िए, डॉक्टर के यहाँ चलना है ना? चलें? मैं तैयार होता हूँ। नहीं, पहले बात पूरी कीजिए। पिछले 3 सालों से साहिल की गहरी आंखें अनुपमा पर टिकी थी। आगे बोलिए, मैं सुन रही हूँ। मुझे आपके आकर्षण ने बांध रखा है। मैंने पागलों की तरह आपके बारे में सोचा है। आपके अतीत को जानकर, आपके संघर्ष, आपकी ज़िंदगी जीने के अंदाज को मन ही मन सराहा है मैंने। पिछले 3 सालों का हर पल आपके पास आने की ख्वाहिश में बीता है। यह गीत मेरे दर्द का एक हिस्सा है। यह जानते हुए भी कि मैं उम्र में आपसे बड़ी हूँ और 2 बच्चों की माँ और एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी सफल नहीं हो पाई थी। मैंने अकेले ही अपने बच्चों के भविष्य को संभाला है और किसी सहारे की दूर दूर तक गुंजाइश नहीं की है मैंने अपने जीवन में अपने लिए। अपने बच्चों की नज़रों में मैं अपना सम्मान नहीं खोना चाहती। हमारे बीच जो कुछ भी है वह जो कुछ भी हो, पर प्यार तो नहीं हो सकता। मैंने कब कहा कि आपकी चाहत चाहिए मुझे? प्यार का बदला प्यार ही हो, यह ज़रूरी तो नहीं। विशाल, जयेश और आपका साथ जो मुझे अपनी बीमारी के दौरान मिला, उसने मेरा जीवन जैसे बदल दिया। आप मेरे करीब, मेरे सामने हो, मैं जी लूँगा इसी सहारे से। मेरे साथ आपका कोई भविष्य नहीं। आपकी ज़िंदगी में अच्छी से अच्छी लड़कियां आ सकती है। अपना घर बसाइए। मेरी ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दीजिए। साहिल, ओ सॉरी। सॉरी नहीं, आपने मेरा नाम लिया, इसके लिए शुक्रिया। फिर साहिल तैयार होने के लिए भीतर चला गया और अनुपमा वहीं सोफे पर बैठे लगातार कुछ सोचती रही। साहिल को सिविल इंजीनियर बनाना चाहते थे उसके डॉक्टर पापा। असमय ही सिर से पिता का साया क्या उठ गया। साहिल रातों रात बड़प्पन की दीवार ओढ़े घर का बड़ा और जिम्मेदार सदस्य हो गया। 2-3 साल तक इंजीनियरिंग की डिग्री का इंतज़ार,
फिर नौकरी की तलाश करना उसके लिए नामुमकिन था। इसके लिए उसकी जवाबदारियां इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए अपनी मंजिल को गुमनामी में ढकेल कर सबसे पहले फाइनल में पढ़ रही छोटी बहन मोनल के हाथ पीले किए उसने पापा के अधूरे कामों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। सारी जमीन जायदाद का हिसाब करके, सारा पैसा बैंक में जमा करके, रोहन का मेडिकल में एडमिशन करवाकर वह यहाँ आ गया। उन सब से दूर वह यहाँ पर अकेला नौकरी करता था। माँ को सारा उत्तरदायित्व सौंप कर वह निश्चिंत था। अपने लिए कुछ सोचना उसकी फितरत में बिल्कुल नहीं था। बहन अपने घर में खुश थी, रोहन का करियर बनना निश्चिंत था। माँ को आर्थिक सुरक्षा देखकर वह अकेला होकर जिंदगी जीने लगा। इमारत, पुल और सड़क बनाने वाली आंखें यहाँ शर्ट बनते देखने लगी थी। मशीनों के शोर में वह सब कुछ भूल जाना चाहता था। कपड़ों की कतरनों में उसे अपने ध्वस्त सपनों के अक्स नजर आते। किनारे पर आकर जहाज डूबा था उसका। बड़ा जानलेवा दर्द होता है किनारे पर डूबने का। फिर यहाँ अनुपमा को देखा, उसकी समझौते भरी जिंदगी का हश्र देखा तो ठगा सा रह गया था वह। एक अकेली औरत का साहस देखकर कायल हो गया था उसका मन उसके लिए। उसकी प्रतिभा, शिक्षा और संस्कार का एहसास हर मिलने वाले को पहली नज़र में ही हो जाता था। दूसरों के मन को समझने वाली पारखी नज़र अनुपमा की विशेषता थी। न होती तो साहिल के भीतर बसा खालीपन वह कैसे महसूस कर पाती भला। वह सब कुछ समझने लगी थी। अनुपमा अपनी सीमा जानती थी। उसने सब कुछ वक्त और हालात पर छोड़ दिया था। लेकिन अनुपमा जानने लगी थी, साहिल वह नहीं है जो नज़र आता है। कई बार उसकी गहरी आंखें कुछ सोचने पर विवश कर देती थी अनुपमा को। अनुपमा इस ख्याल को झटक देती जल्दी से, नहीं, उसे यह सब सोचने का कोई हक नहीं है। पर सिर झटकने से क्या सब कुछ छिटक जाता है? इंसान अकेलापन तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन भीड़ के बीच अकेलापन बहुत भारी होता है। पहले कम से कम उसका जीवन एक ढर्रे पर तो था। अपने बारे में उसने सोचना जैसे बंद ही कर दिया था। लेकिन साहिल का साथ पाकर कमज़ोर होने लगी थी वह। दूसरी ओर एक जिम्मेदार माँ है वह, यह भी वह बिल्कुल भूलना नहीं चाहती थी। अनिश्चितता के झूले में झूल रही थी अनुपमा। भावनाओं का चक्रवात उसे निगलने को आतुर था। फैक्ट्री की गोल्डन जुबली थी उस दिन। सुबह से ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। 6 बजने को थे। अनुपमा जल्दी जल्दी तैयार होकर फैक्ट्री की ओर चल दी। घर से निकलते ही थोड़ी दूर पर साहिल उसी ओर आता हुआ दिखाई दिया था उसे। अरे, आप तो तैयार भी हो गई। मैं तो आपकी तरफ ही आ रहा था, ये देखने कि आप तैयार हुए या नहीं। तुम तैयार नहीं हुए? धोबी को प्रेस के लिए कपड़े दिए थे, बस लाकर तैयार होना ही बाकी है। चलिए, आपको स्पेशल कॉफ़ी पिलाता हूँ अपने हाथों की, फिर हम दोनों साथ चलते हैं फैक्ट्री। दोनों साहिल के घर आ गए। अनुपमा ने कहा, मैं जब तक कॉफ़ी बनाती हूँ तुम कपड़े ले आओ, ठीक है? उसके बाद जल्दी से तैयार हो जाना, वरना लेट हो जाएगी। बसंती रंग की साड़ी में अनुपमा की सादगी भरी सुंदरता को एकटक देखता रह गया था साहिल। एक बात कहूँ आपसे? अनुपमा ने हामी भरते हुए गर्दन हिलाई। बड़ा बदकिस्मत है आपका पति, जिसको आपका साथ न मिला और आपके साथ न रह पाया। पर बड़ा खुशनसीब रहा जिसने आपका प्यार भी पाया और फिर आपको भी। और तुम साहिल, मुझसे तो आपको मिलना ही था। एक ठंडी सांस ली थी अनुपमा ने। उस दिन साहिल के घर पर ही इतनी देर हो गई कि उन दोनों को फैक्ट्री के फंक्शन में जाने का प्रोग्राम टालना पड़ा था। उफ, यह मुलाकात कितने सारे सवाल छोड़ गई थी। दूसरे दिन साहिल जब अनुपमा से मिला तो एक नई अनुपमा उसके सामने खड़ी थी। साहिल को देखते ही अपने बदन के हर कोने पर साहिल का स्पर्श महसूस होने लगा था उसे। भीतर ही भीतर जैसे सिहर उठी थी वह। आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा था उसका, क्योंकि बीती रात का अध्याय जो समाया था उसमें, इतने करीब आकर, इतने करीब से छूकर जो शांति और सुकून साहिल से मिला था वह शब्दों से पूरी तरह से परे था। जिंदगी ने सूद सहित जो कुछ लौटाया वह अनमोल था अनुपमा के लिए। साहिल ने बाहें फैलाई
और अनुपमा उनमें जा समाई। दोनों ही पूरी तरह से मौन थे, लेकिन उनके भीतर कुछ भी मौन नहीं था, जैसे रात की खामोशी में झील का सफ़र। कश्ती अपनी धीमी रफ्तार में है और चांदनी रात का नशा खुमारी में बदलता जाता है। शाम का अंधेरा घिरने लगा था। जंगल, गांव, पेड़ और सड़क सब पीछे छूटते जा रहे थे। ट्रेन अपनी गति में अब भी थी। अधिकांश यात्री बर्थ खोलकर सोने की तैयारी में थे। अनुपमा ने भी बैग से कंबल निकालकर उसकी तहें खोली, एयर पिलो निकालकर हवा भरी और आराम से वहीं पर लेट गई। अभी तो सारी रात का सफ़र है, सुबह 10 बजे के आसपास घर पहुंचेगी। कंबल को कस कर लपेटे वह फिर पिछली बातों में खोई हुई थी। मन की अंधेरी सुरंग पर तो बरसों से ताला पड़ा हुआ था। पहले वह मानती थी कि यह जंग लगा ताला न कभी खुलेगा, न उसे कभी चाबी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि न सिर्फ ताला टूटा, बल्कि बरसों बाद मन की अंधेरी सुरंग में ठंडी हवा का झोंका बनकर कोई आया भी और सब कुछ बदल भी गया। सफ़र में एक एक पल अनुपमा की आंखों में गुजर रहा था। जिंदगी के पाताल में कहाँ क्या दबा है, क्या छुपा है, कब कौन उभर कर ऊपर आ जाएगा, कौन नीचे तल में जाकर खो जाएगा, पता नहीं। विश्वास नहीं होता इस अनहोनी पर, जो सपनों में भी हज़ारों किलोमीटर दूर था। वह कभी इतना पास भी हो सकता है कि हम उसे छू सकें, और यदि ना छू पाएँ तो बेचैन हो जाएं। जिंदगी की अपनी गति है गाड़ी की तरह, कहीं रोशनी, कहीं अंधेरा, कहीं जंगल, कहीं खालीपन। यहाँ छायादी के पास आना था। होली भी आने वाली है, बच्चों के एग्ज़ाम्स भी थे, और इस बीच किराए का मकान भी शिफ्ट किया था, उसे सेट करना भी था। साहिल 3-4 दिन से अस्पताल में दाखिल था। पीलिया का अंदेशा था। वह साहिल को भी संभाले हुए थी। एक ट्रिप सामान मेटाडोर में भेजकर दूसरी ट्रिप की तैयारी करके सामान पैक करके रख दिया। सोचा सामान लोड करवा कर अस्पताल जाएगी, साहिल को देखकर खाना पहुंचा देगी, फिर लौटकर सामान सेट होता रहेगा। लेकिन तभी साहिल खुद वहां आ पहुंचा। अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तो यहाँ से फ्री होकर तुम्हारे ही पास आ रही थी। तुम यहाँ कैसे आए? क्या डिस्चार्ज हो गया तुम्हारा? डिस्चार्ज नहीं हुआ, पर ज़बरदस्ती आ गया हूँ। डिस्चार्ज होकर? क्यों ज़बरदस्ती क्यों? आप अकेली जो थी, इतना सारा काम था और आपके साथ कोई नहीं है मदद के लिए। खाना बदौर ज़िंदगी ने आदी बना दिया है साहिल। ये काम तो ज़िंदगी भर के हैं, क्योंकि कोई भी मकान मालिक 1 या 1.5 साल से ज़्यादा रहने ही नहीं देता था। नहीं, ज़िंदगी भर नहीं। अब आपको एक ही मकान में रहना होगा। बहुत हो गया ये बंजारा जीवन। हाँ, सोच तो यही रही हूँ, फ्लैट बुक कर लूँगी साल के भीतर कहीं न कहीं। साहिल खाली मकान में चुपचाप दीवार से टिका हुआ था। अनुपमा को उसने अपने पास बुलाया। अनुपमा उसके करीब जाकर खड़ी हुई। साहिल पर एक अजीब सा जुनून सवार था। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस घर से आप यूँ न जाएं, क्योंकि इससे हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। तो कैसे जाऊँ, तुम ही बताओ। ऐसे। साहिल ने अपना पीछे वाला हाथ आगे किया और हाथ में रखे हुए सिंदूर से अनुपमा की मांग भर दी। अचानक इस स्थिति के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी अनुपमा। साहिल की भावनाएं वह अच्छी तरह से जानती थी। सिंदूर की लालिमा उसके लिए कालिक साबित हुई थी, और अब साहिल, उफ, निढाल हो गई थी वह। साहिल ने संभाल लिया था उसे। अनुपमा की थरथराती और भरी आंखें छलछलाना चाह रही थी। ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी थी। अतीत और भविष्य का अनोखा संगम है यह सफ़र। साहिल और निरंजन, एक भविष्य और एक अतीत। कल साहिल से मिलूंगी तो पूछूंगी, क्यों न मिल गए थे 14 साल पहले। मिल जाते तो 14 सालों का बनवास तो न मिलता मुझे। ज़िंदगी की बदरंग दीवारें अनारकली की तरह तो ना चिनती मुझे। मुस्कुरा उठी थी अब अनुपमा। साहिल से माफ़ी मांग लूँगी, दिल तोड़कर जो आई थी उसका। साहिल की याद आई तो उसकी बोलती गहरी आंखें उसके सामने आ गई। 5 दिनों में 5 युगों का दर्द बसा होगा उन आँखों में। ट्रेन रुकी
तो चाय कॉफ़ी वालों की रेल पेल फिर से शुरू हो गई। अनुपमा ने चाय पी और फिर से कंबल ओढ़कर वहीं पर लेट गई, इस सपने के साथ कि सुबह 10 बजे जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकेगी तो साहिल उसके सामने होगा। जयेश और विशाल उसे सरप्राइज़ देने आसपास कहीं छिपे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह भी हुई, अनुपमा की आंखें भी खुली। उसने प्लेटफॉर्म पर कदम भी रखा, पर वहाँ पर साहिल नहीं था, ना जयेश और ना ही विशाल। थोड़ी देर उसने इंतज़ार भी किया, लेकिन दूर दूर तक किसी का कोई पता नहीं था। रुआंसी और निराश हो अनुपमा ने अपना सामान खुद उठाया और बाहर निकलकर चुपचाप एक ऑटो पकड़ा। क्या ज़िंदगी ने फिर मजाक के लिए चुना है उसे? वह बेहद घबरा रही थी। पूरे शहर में होली का हुड़दंग मचा हुआ था। इन रंगों का वह क्या करे जब इंद्रधनुष के सारे रंग न जाने कहाँ गुम हो गए थे। पूरे रास्ते बहुत सारी भीड़ थी। घर के सामने ऑटो रुका तो घर पर ताला लगा था। वह बेहद परेशान हो गई। अचानक घर के ऊपर नज़र गई तो वहाँ टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। उसी ऑटो वाले को साहिल के घर का पता बताकर वापस उसी ऑटो में बैठ गई अनुपमा। अनेक आशंकाओं से घिरा हुआ मन उसका रोने रोने को होने लगा। साहिल के घर के आगे बड़ी ही चहल पहल थी। टेंट लगा था, सजावट वह भी फूलों की झालर और लाइटिंग से। गार्डन के सारे पेड़ों पर बल्बों की झालरें लगी थी। खाने और मिठाइयों की सुगंध चारों ओर बिखरी हुई थी। ऑटो के रुकते ही लगभग दौड़ती हुई बदहवास अनुपमा भीतर की ओर दौड़ी। भीतर पहुंचने से पहले ही जड़ होकर वह यहाँ वहाँ देखती रही, वहीं की वहीं खड़ी रह गई। दरवाजे पर आरती का थाल लिए साहिल की माँ और सुहाग जोड़ा मंगलसूत्र और लाल चूड़ियों से भरा थाल पकड़े साहिल की छोटी बहन खड़ी थी। नीचे की सीढ़ी पर हाथ जोड़कर स्वागत करता साहिल का छोटा भाई मुस्कुरा रहा था। अनुपमा ने देखा झकाझक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, लाल टीका लगाए साहिल उसी सोफे पर बैठा विशाल को तैयार कर रहा था, जहाँ पर उस शाम दोनों की जिंदगी ने अपना रुख बदला था। रोहन मस्ती में झूमता हुआ अनुपमा की ओर आने लगा। साहिल ने अनुपमा को देखते ही आवाज़ लगाई, जयेश बेटे। जी पापा। जाओ ऑटो से मम्मी का सामान नीचे उतारो और ऑटो वाले को पैसे भी दे दो। जी पापा। जयेश बाहर आने लगा तो साहिल ने फिर से ज़ोर से आवाज़ दी, और सुनो, ऑटो वाले को मिठाई ज़रूर देना। जी पापा। अनुपमा वहीं पर बुत बनी साहिल को एकटक ध्यान से देख रही थी। साहिल की गहरी आंखें कह रही थी, इंजीनियर ज़रूर आधा हूँ, लेकिन घर पूरा बनाना जानता हूँ, है ना? अब आ भी जाओ ना अनुपमा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी? हमें आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और फिर हमें अपने कमेंट्स में राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अपने वायदे के मुताबिक आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो जाए। और फिर रोज़ की तरह लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।